रिइंकार्नेशन ऑफ कोल्ड ब्लडेड क्वीन एपिसोड 45 किसी के साथ जो अभी तुम करके आए हो। डैड प्लीज अब आप भी दादाजी की तरह बात मत कीजिए। दादाजी ने थोड़े गुस्से से उसे देखा और बोले, ठीक है तुम्हें काम था पर तुम इसका गुस्सा नोरा पर नहीं निकाल सकते हो। और क्या तुम अपना मैनर्स भी भूल चुके हो? सामने क्या तुम्हें बड़ों को ग्रिट नहीं करना चाहिए? अब आगे। हाँ और नोरा तो बस तुम्हारी चिंता कर रही थी, तुम्हें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है आहिर बेटा, दादी माँ भी बोली। उनकी बात सुनकर आहिर ने नोरा के डैड और मोम को देखा। नोरा के डैड धीरज खुराना और मोम सपना खुराना थोड़े गुस्से में थी। आहिर हमेशा उनकी बेटी के साथ जिस तरह से बिहेव करता था उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नोरा उनकी बड़ी बेटी थी जिससे उन्हें बहुत प्यार था और आहिर हमेशा नोरा की बेइज्जती करता था। ये बात वो कई बार नोटिस कर चुके थे पर वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि नोरा आहिर से बहुत प्यार करती थी और अपनी बेटी की प्यार के लिए वो दोनों तो कुछ भी कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी खुराना फैमिली रंधावा फैमिली कितनी अमीर नहीं थी, इसलिए इस शफी से उन्हें ही फायदा होने वाला था। इसलिए वो सिर झुकाने को तैयार थे ताकि इस अमीर फैमिली से जोक की तरह चिपक कर रह सके। आहिर ने उन दोनों को देखा और फीकी स्माइल के साथ ग्रीट किया। जो भी हो ये दोनों बड़े थे, वो इनकी मुंह पर बेइज्जती तो नहीं कर सकता था। तभी नोरा भी खुद को अच्छी दिखाने के लिए बोली, दादाजी, दादी माँ, अंकल आंटी प्लीज आप आहिर को कुछ मत कहिए। मुझे लगता है वो बस बहुत स्ट्रेस में है और उन्हें चोट भी लगी है, इसलिए गलती से उन्होंने मुझे धक्का दे दिया, वरना वो ऐसा तो कभी नहीं करते हैं। नोरा ने प्यार से आहिर को देखा। वैसे भी उसे कोई ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी, उसे दर्द भी ज्यादा नहीं हो रहा था। पर अगर वो ऐसा कहकर आहिर और उसके घरवालों के सामने अच्छी और एक संस्कारी लड़की बन सकती है तो ये बहुत अच्छा होगा। उसकी बात सुनकर सबको अच्छा लगा। दादी माँ जिन्हें नोरा पहले ज्यादा पसंद नहीं थी, अब उन्हें भी ये लड़की थोड़ा थोड़ा पसंद आ रही थी और दादाजी पुनीत जी और प्रियंका जी भी उसकी इतनी नम्र व्यवहार देखकर खुश थे। उन्हें अब इस लड़की से और भी उम्मीद हो रही थी कि ये उनके खानदान के लिए एक अच्छी बहू बन सकती है। वहीं अपनी बेटी की इतनी अच्छी बिहेवियर को देखकर धीरज जी और सपना जी भी खुश थे। दोनों ने स्माइल के साथ सिर हिला दिया और धीरज जी अभी अभी आहिर ने उनकी बेटी के साथ जो किया था तुरंत भूल गए और बोले, तो बेटा आप ठीक है ना, आपको चोट कैसे लगी? आहिर की फेस पर चोट का निशान था और होंठों पर थोड़ा कट का भी निशान था। आहिर ने आंखें घुमा लिया, फिर थोड़ा इरिटेट होकर बोला, बॉक्सिंग मैच खेलने गया था। उसका जवाब सुनकर दादाजी, दादी माँ और उसके डैड मोम को फिर से निराशा हो रही थी। ये लड़का कभी भी किसी से ठीक से बात नहीं करता है, पर कम से कम अपने होने वाले सास ससुर से तो ठीक से बात कर ले। नोरा को डर था अगर आहिर ऐसे ही गुस्सा करता रहा तो उनकी सगाई की बात नहीं हो पाएगी, इसलिए वो हंसते हुए बोली, आहिर को मजाक करना अच्छा लगता है, आप बैठ जाइए। वो जल्दी से आहिर के पास बैठ गई। आहिर को उसे अपने पास बैठता देख चिढ़ मच रही थी, गुस्सा भी आ रहा था। उसके दिमाग इस वक्त सिर्फ प्रमित की कही हुई बातें चल रही थी। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि इतने सालों बाद जो लड़की उसे इतनी पसंद आई, जिससे उसे प्यार हो गया था, वो रायजादा फैमिली की बड़े बेटे प्रखर रायजादा के अंगेतर हैं। क्यों प्रखर रायजादा अमीर है, इससे अच्छा ऐसा भी क्या है? उसके पास जो नियति जैसी टफ और इतनी अच्छी पर्सनैलिटी वाली और इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की उससे पसंद करता है। क्या सब उसे गे नहीं कहते थे और ये नहीं करे थे कि प्रखर रायजादा का नेचर बहुत रूड और खराब है। खास करके लड़कियों को लेकर वो बिल्कुल पत्थर हैं। वो उन्हें इतना बेइज्जत करता है कि लड़कियां रोने के लिए मजबूर हो जाती हैं। फिर नियति को उस रायजादा खानदान के बड़े बेटे में ऐसा क्या पसंद आ गया? उसे बार बार नियति की खूबसूरत चेहरा याद आ रहा था। वो चाहकर भी उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था और उसे नोरा और उसके मोम डैड के साथ अपने घरवालों के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था। वो तो नोरा से बिल्कुल भी शादी करने के लिए तैयार नहीं था। पहले उसने सिर्फ नोरा को ऐसे ही गर्लफ्रेंड डिक्लेयर कर दिया था क्योंकि तब उसके घरवाले बार बार किसी और रॉयल फैमिली की लड़की से उसकी रिश्ते की बात करते थे और उसे नोरा अच्छी ऑप्शन लगी इस शादी से बचने के लिए, इसलिए उसने झूठ बोला था। उसे नोरा में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस नोरा उसकी दोस्त थी। कॉलेज टाइम से वो उसे जानता था, इसलिए उसे लगा अगर वो नोरा उसकी गर्लफ्रेंड है कहकर झूठ बोलेगा तो भी किसी को शक नहीं होगा क्योंकि दोनों कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। पर जब से उसने नियति को देखा था वो अब नियति को इम्प्रेस करना चाहता था। वो चाहता था नियति उसकी हो जाए। वो सब जो भी बात कर रहे थे आहिर का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था।
वो बस सिर हिला रहा था और जैसे ही सगाई की बात आएगा वो फिर से एक बार मना करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ रायजादा कॉर्पोरेशन में प्रखर के केबिन में सब बैठे हुए थे और नील और मानवी तो प्रखर और नियति के बीच प्यार को देख रहे थे। उन दोनों के बीच इतना प्यार देखकर उन दोनों को तो लग रहा था जैसे उन्हें आज जरूर शुगर हो जाएगा। वहीं कियान भी कम नहीं था, वो भी बात बात पर अपनी मम्मी की साइड ले रहा था। उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो अपने डैड को मम्मी के दिल में नंबर 1 नहीं बनने देना चाहता है। और अब तक उसने उन्हें भी कई बार ताने मार लिए थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो एक बच्चा है, वो किसी बड़े बूढ़े की तरह बिहेव कर रहा था। और इस वक्त प्रखर नियति को अपने हाथों से खिला रहा था और नियति कियान और प्रखर दोनों को बारी बारी से खिला रही थी। नील मन ही मन बोला, भाभी दो बच्चों की बेबी सीटर बनकर आ रही हैं। कियान तो है ही बच्चा, पर प्रखर तो उससे भी ज्यादा बच्चा बन रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसका खुद का हाथ खराब है जो वो भाभी के ही हाथ से खाने का जिद कर रहा है और कियान जैसे छोटे से बच्चे के साथ कम्पीट कर रहा है। कियान ने जैसे ही नियति को खाना खिलाने के लिए कहा, प्रखर ने भी वही कहा कि वो चाहता है उसकी बनी उसे भी अपने हाथ से खाना खिलाए और वो अपने हाथ से उसे खाना खिलाएगा। मानवी को तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। अब तो उसका भी मन कर रहा था काश उसका भी एक बच्चा होता, एक बेटा या एक बेटी तो कितना अच्छा होता। नील वो और उनका बच्चा ऐसे ही हंसी खुशी टाइम बिताते। उसने नील को देखा, वो भी उन तीनों को देख रहा था। उसे भी पता था नील भी उनका बच्चा चाहता है, पर वो दोनों कियान की तरह एक और बच्चा नहीं चाहते थे जो बचपन से ही दर्द सहते हुए बड़ा हो। फिर कुछ साल में उसने अपनी सोच को झटक दिया। वो अपने बच्चे को दर्द में नहीं देख सकती थी, इसलिए उसे दुनिया में ना लाना ही बेहतर था। तभी नील और मानवी दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली। दोनों एक दूसरे की मन की बात को समझ गए। मानवी की आंखों में आंसू देखकर नील को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कुछ देर पहले प्रखर ने कहा था कि नियति उनकी भावी दुनिया की सबसे बेस्ट डॉक्टर दिशा है और उसने कियान के लिए कुछ मेडिसिन भी इन्वेंट किया है। उन्होंने लगभग रिसर्च करके बना लिया है, उनकी डीएनए को भी वो रिसर्च कर रही हैं और उन्हें पता चला उस मेडिसिन को लेने के बाद कियान का डीएनए पूरी तरह से स्ट्रोंग वे में बाकी दोनों डीएनए की केमिकल को बेअसर कर रही हैं। अगर सच में नियति भावी ने रिसर्च के जरिए इसका परमानेंट एंटीडोट बना लिया तो वो आगे बच्चा करने के बारे में सोच सकते हैं। इस बात से वो दोनों सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो इस बात से भी हैरान थे कि एक 18 साल की लड़की दुनिया की सबसे बेस्ट डॉक्टर है। 3 सालों से वो डॉक्टर दिशा की नाम को सुनते आ रहे थे। उन्होंने भी कभी सोचा था कि एक बार उनसे मिलकर अपने बॉडी में बन रहे केमिकल को दबाने के लिए उनसे एंटीडोट बनाने के बारे में पूछेंगे। और डॉक्टर दिशा दुनिया की बेस्ट डॉक्टर है, तो हो सकता है उनके पास कोई तरीका हो इस केमिकल को बॉडी से बाहर निकालने या फिर डीएक्टिव करने का। उन्हें इस बात की भी अब चिंता हो रही थी कि नियति प्रखर के कंडीशन के बारे में जानकारी भी शादी कर रही है। अगर आगे चलकर उन दोनों का बच्चा हुआ तो क्या उन्हें पता भी है कि उस बच्चों को कितना ज़्यादा दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा जो कोई भी बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और कियान तो जन्म से उस दर्द को बर्दाश्त करता आ रहा है। पता नहीं पहले कितनी बार उसे खून की उल्टी होती थी, पर अब लगता है इस मेडिसिन को लेकर कियान थोड़ा ठीक है। पर फिर भी प्रखर उन सब में से सबसे ज़्यादा पावरफुल है। उसकी बड़ी में सिर्फ एक तरह का ब्लड डीएनए इंजेक्ट नहीं किया गया था, बल्कि प्रखर के बॉडी पर 2 तरह का डीएनए इंजेक्ट किया गया था जब उसे पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनकी बॉडी में तो सिर्फ एक ही तरह का डीएनए इंजेक्ट किया गया था, फिर भी कभी कभी वो अपने आपे से बाहर हो जाते थे। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते थे और प्रखर तो उनसे 10 गुना ज़्यादा पावरफुल था। और जब वो अपने फोम स्टेट में होता था तब तो उसे समझ में नहीं आता था कि वो क्या कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो उसे दिन नियति को हर्ट करे। नियति कितनी छोटी है, क्या वो प्रखर के डेविल रूप को झेल पाएगी? और उनका बच्चा हुआ तो भी क्या वो नियति की तरह नॉर्मल इंसान होगा या फिर उसके पास भी प्रखर की तरह पावर्स होगी? प्रखर का डीएनए उसे बच्चों में होगा तो जरूर उसके अंदर पावर भी होगी और कुछ क्वालिटीज उसे नियति सभी मिलेगी। वो कियान की तरह तो नहीं होगा, वो उससे थोड़ा अलग होगा। वो बस यही सोच रहे थे। वो चाहते थे उन दोनों का बच्चा नॉर्मल हो, बिल्कुल नियति की तरह, ताकि उसे बचपन से ही इस तरह से दर्द में सफ़र न करना पड़े और ये ऐसे ही प्यार से रहे। नील को भी एहसास हो रहा था कि वो कितना गलत था। पहले वो चाहता था प्रखर निशी से शादी कर ले, क्योंकि निशी प्रखर से बहुत प्यार करती थी और वो एक स्ट्रांग और पावरफुल लड़की थी जो प्रखर की हर प्रॉब्लम में साथ दे सकती थी।
और जब प्रखर अपने सबसे वायलेंट स्टेट में हो तब निशी उसे संभाल सके। पर वो बिल्कुल गलत था। उसके दोस्त को संभालने के लिए निशी की कोई जरूरत ही नहीं थी। नियति भले ही बहुत छोटी थी पर वो निशी से बहुत ज्यादा पावरफुल थी और दुनिया की सबसे बेस्ट डॉक्टर भी थी जो प्रखर की डीएनए को दबा सकती थी। उसका डर अब उन दोनों को लेकर कम हो चुका था। अब उसे कोई डर नहीं था कि प्रखर अगर एक नॉर्मल लड़की से शादी करेगा तो उसे लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पहले वो यही सोचता था कि प्रखर अगर किसी नॉर्मल लड़की से शादी करेगा तो उसे लड़की को ही प्रॉब्लम होगी। पर नियति जब सच जानकर भी प्रखर के साथ है तो उसने इस बारे में भी सोचा ही होगा। अब को उन दोनों के बीच का प्यार देखकर बहुत खुश था। उसके दोस्त को अपना प्यार मिल गया और कियान को भी अपनी मम्मी मिल गई। शुरू से ही कियान निशी को पसंद नहीं करता था। अब वो नियति को अपनी मम्मी एक्सेप्ट कर चुका है, इसलिए अब तो वो भी नहीं चाहता था कि निशी अब उनके रिश्ते के बीच में आए। इन तीनों के बीच में जो इतना अच्छा रिश्ता और प्यार है, अब वो नहीं चाहता था निशी की उनके बीच में आने से उनका रिश्ता खराब हो जाए। अब वो बस चाहता था प्रखर निशी को जिंदा छोड़ दे और वो यहाँ से निशी को जर्मनी भेज देगा और वो यहाँ मानवी के साथ कुछ दिन रहकर वापस चला जाएगा। क्या पता उनकी छोटी सी प्यारी भाभी को उनके अंदर जो डीएनए की वजह से केमिकल बन रहा है उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता मिल जाए। कुछ देर बाद पांचों में खाना खा लिया तो प्रखर मुंह पोंछते हुए बोला, बनी ये खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो तुमने मेरे लिए बनाया था परसों वो दुनिया का सबसे बेस्ट खाना था। तुम्हारी हाथ का खाना खाने के बाद मुझे ये सब खाना कुछ खास नहीं लग रहा है। ये खाना तुम्हारी बनाई हुई खाने से तो मैं कंपेयर भी नहीं कर सकता हूँ बनी। तुमने मेरा टेस्ट बिगाड़ दिया है। अब तुम्हारी हाथ का बना खाना खाने के बाद मुझे बाकी किसी शेफ के हाथ से बना खाना अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी बात सुनकर कियान ने अपनी मम्मी को उदास होकर देखा और होंठ लटकाते हुए पूछा, मम्मी आपने सिर्फ डैड के लिए खाना बनाया, मेरे लिए क्यों नहीं? मुझे भी आपकी हाथ का खाना टेस्ट करना था। वहीं प्रखर की होंठों के कोने फड़क उठे। उसने तो कियान और नील मानवी को जलाने के लिए बोला था कि इन तीनों को पता चले कि उसकी बनी बहुत अच्छा दुनिया का बेस्ट कुक है। पर उसे नहीं लगा था कि ये उसका नालायक बेटा मुंह फुलाकर अपनी मम्मी से कंप्लेंट करने लगेगा। वहीं नील और मानवी को भी हैरानी हो रही थी। प्रखर के लिए यहाँ दुनिया के टॉप शेफ मौजूद थे, फिर भी उसे ये खाना बेकार लग रहा है और वो कह रहा है ये खाना भाभी की हाथ के खाने से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। क्या ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया है? अगर भाभी की तारीफ करना है तो भी ठीक है, पर इतना भी झूठी तारीफ मत करो बनी। तुम्हारी दुनिया की बेस्ट डॉक्टर है, बेस्ट कुक नहीं। नील और मानवी को तो लग रहा था उनका दोस्त अगर मौका मिले तो दुनिया का सभी बेस्ट अवार्ड अपनी बनी को ही दे देगा। नील ने प्रखर से पूछा, क्या सच में नियति भाभी इतनी टेस्टी खाना बनाती है? प्रखर घमंड से बोला, मेरी बनी सबसे बेस्ट है। वो दुनिया की बेस्ट शेफ है जिसे सब शेफ निराली के नाम से जानते हैं। आज ही जय ने तारीफ करते हुए उसकी बनी की एक और शेफ वाली आइडेंटिटी को सबके सामने बता दिया था, जिस वजह से उसे प्राउड फील हो रहा था। वो सबके सामने ये बात चीख चीख कर बताना चाहता था। और मेरी बनी सबसे बड़ी म्यूजिक डायरेक्टर मिस नीति भी है और वो वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट कंपनी की भी ओनर है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी बनी लेमिस इंटरनेशनल ब्रांड की फाउंडर क्वीन लेमी है जिसकी डिज़ाइन बड़े बड़े रॉयल खानदान क्योगन के बीच पहली प्रायोरिटी बनी रहती है। और मेरी बनी के पास एक वेपन कंपनी भी है जो पूरी दुनिया में अपने अलग आला वेपन को एक्सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट भी मेरी बनी के सामने झुक जाती है। क्वीन वेपन कंपनी तो पता ही होगा, वो मेरी बनी की ही है और सब उसे इसलिए वेपन क्वीन भी बुलाते हैं। और अभी तो लगभग पूरा एशिया और यूरोप की अलग अलग देश में मेरी बनी की कंपनी से ही वेपन एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ सिर्फ सबसे एडवांस वेपन बनता है और मेरी बनी ही दुनिया की सबसे बड़ी रेसर निया है। ये बात तो तुम लोगों को पहले से ही पता होगा। वहीं नील और मानवी इस वक्त सदमे में जा रहे थे प्रखर की मुंह से नियति की इतनी सारी आइडेंटिटी के बारे में सुनकर। दोनों ने हैरानी से नियति को देखा जो सिर्फ 18 साल की हुई थी, 1 महीना भी नहीं हुआ और उसके पास इतनी सारी आइडेंटिटी है। निशी तो इस लड़की के आगे कुछ भी नहीं है। ना सिर्फ ये लड़की खूबसूरत है बल्कि बहुत टैलेंटेड है, दे से कोई खजाना। भला इतनी अच्छी लड़की जब प्रखर से प्यार करती है तो उसे ऑफ क्या चाहिए? नील और मानवी नियति की तारीफ करने लगे, सच में आप तो आउटस्टैंडिंग है। एक लड़की में इतना सारा टैलेंट, एक भी स्किल और आइडेंटिटी को अचीव करने में सालों लग जाते हैं और आपने इतना सब कुछ अचीव कर लिया। उन्होंने बहुत सारी अफवाह सुना था और ये सभी आइडेंटिटी जो दुनिया में टॉप में थी
सभी एक ही लड़की की थी, वो सदमे में कैसे ना होते। उन्हें तो आज जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा था। नियति ने बस स्माइल किया। वो और कहीं भी क्या सकती थी। उसके जान ने तो तारीफ का पिटारा खोल दिया, उसकी सभी आइडेंटिटी को बता दिया। नियति ने फिर कियान की सिर को प्यार से सहलाया और बोली, मम्मी अगली बार आपके लिए आपका फेवरेट खाना बना देगी। जब आप आएंगे घर पर या फिर मैं आपके लिए बनाकर आपके डैड के हाथ भेज दूंगी। परसों सिर्फ आपके डैड आए थे और वो भूखे भी थे। उन्होंने कुछ नहीं खाया था दिन भर, क्योंकि अपनी मम्मी डैड के ऊपर गुस्सा थी ना, इसलिए मम्मी ने आपके डैड के लिए खाना बनाया था। आपके लिए भी मैं जरूर बना दूंगी। आपनी मम्मी की बात सुनकर कियान खुश था और हंसते हुए अपनी मम्मी को हग करके बोला, आप सबसे बेस्ट मम्मी हैं। आई लव यू मम्मी। कियान आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, डैड से भी ज्यादा। तभी प्रखर ने नियति को दूसरी तरफ से हग कर लिया और एक जलनखोर बच्चे की तरह बोला, नहीं, मेरी बनी को सबसे ज्यादा प्यार मैं करता हूँ और मेरी बनी भी सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करती है। और मेरी बनी सिर्फ मेरे लिए ही कभी कभी खाना बना सकती है। वो भला तुम्हारे लिए क्यों खाना बनाएगी, वो मेरी बीबी है। कियान ने आंखें छोटी करके अपने डैड को घूर कर देखा और बोला, और वो मेरी मम्मी है, इसलिए वो मेरे लिए खाना बना सकती है। और मम्मी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, आपसे भी ज्यादा, समझे आप। नहीं, मैं नहीं समझा और ना ही मैं समझना चाहता हूँ। मेरी बीबी सिर्फ मेरी है, बस बात खत्म। प्रखर भी उसे घूरते हुए चिढ़कर बोला, वो आपने पिद्दी से बेटे से कैसे पीछे रह सकता था। उसकी बीबी सिर्फ उसकी है। वो आपने बेटे के साथ या होने वाले बच्चे के साथ भी अपनी बनी को ज्यादा देर के लिए नहीं बांध सकता था। उसने कियान को नियति से थोड़ा दूर कर दिया और बोला, मेरी बीबी से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। कियान ने घूर कर उसे देखा, तभी नील और मानवी दोनों खुद को रोक नहीं पाए और हंसने लगे। इस वक्त उन्हें उन दोनों बाप बेटे की जेलस चेहरे को देखकर हंसी आ रही थी। दोनों बाप बेटे नियति को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे कि कौन किससे ज्यादा प्यार करता है और नियति उन दोनों में से किससे ज्यादा प्यार करती है। तीनों एक हैप्पी जेलस क्यूट फैमिली की तरह लग रहे थे। वो कितना गलत थे। उनके हंसने की वजह से प्रखर और कियान दोनों उन्हें आंखें छोटी करके घूरने लगे। कैसे पूछना चाहते हो कि अब तुम दोनों क्यों इस तरह से दांत फाड़ रहे हो। नील हंसते हुए बोला, तुम दोनों बाप बेटे क्या ऐसे ही हमेशा नियति भाभी को परेशान करते हो। देखो तुम दोनों एक एक साइड से किस तरह से उन्हें खींच रहे हो, जैसे नियति भाभी कोई ट्रॉफी हो जिसे तुम दोनों को लेना है पर ले नहीं पा रहे हो। उसकी बात सुनकर दोनों बाप बेटे का मुंह बन गया। शट अप, मेरी बनी मेरी है, इसमें कोई बात नहीं होगी। वो सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करती है। शट अप अंकल, मेरी मम्मी मेरी, ऑब्वियसली डैड को पीछे हट जाना चाहिए। दोनों ने एक साथ कहा, फिर एक दूसरे को घूरने लगे जैसे दुश्मन हो। वहीं नील और मानवी दोनों हंसने लगे। नियति ने गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके जान कियान से क्यों लड़ रहे हो। वो अभी छोटा है, उससे भी जेलस होना है इन्हें। मानवी हंसते हुए बोली, देखो अभी भी तुम दोनों बाप बेटे फाइट कर रहे हो। हमें भी पता है तुम्हारी बनी और तुम्हारी मम्मी सिर्फ तुम दोनों की है जलकूप दे। अब मुझे लगता है हमें फ्लैट देखने जाना चाहिए। हमने आने से पहले खरीद लिया था पर देखा नहीं है अभी तक। नील की वजह से हम डायरेक्ट यहाँ आए थे। आप दोनों फाइट करते रहो कि नियति सबसे ज्यादा किससे प्यार करती है। नील ने भी सिर हिला दिया, हाँ, हम और तुम तीनों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तभी कियान तिरछी स्माइल करके बोला, आप ऑलरेडी डिस्टर्ब कर चुके हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं, मेरे डैड के साथ मम्मी की शादी हो चुकी है। अब मेरे डैड और मम्मी को कोई अलग नहीं कर सकता है। इसलिए अगर कोई मेरी मम्मी और डैड के बीच आने की कोशिश करे तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी बात सुनकर और उसकी आंखों में गुस्सा देखकर नील और मानवी दोनों ही समझ गए कि वो उन्हें वार्निंग दे रहा है। और ये बात उनसे ज्यादा निशी उसकी बायोलॉजिकल मदर के लिए होगा। जरूर जो भी परसों हुआ था उसे पता होगा जिस वजह से वो गुस्से में है। आखिरकार वो अपनी मम्मी को इतना पसंद करता है। दोनों ने सिर हिला दिया। नील बोला, आप चिंता मत कीजिए बेटा, कोई भी आपके डैड और मम्मी के बीच नहीं आ सकता है। फिर दोनों मन ही मन बोले, तुम्हारी मम्मी इतनी आउटस्टैंडिंग है कि दुनिया की सभी लड़कियों को आउटशाइन कर सकती है, चाहे ब्यूटी में हो या फिर टैलेंट और अचीवमेंट में। कोई कैसे तुम्हारी मम्मी के साथ कम्पीट कर सकती है, वो तो तुम्हारे डैड की तरह ही डेविल हैं। कियान ने सिर हिला दिया, यही अच्छा होगा मेरे लिए नहीं बल्कि सामने वाले के लिए। उसकी बातें किसी बड़े इंसान की तरह थी पर वो बड़ी मासूमियत से कह रहा था, क्योंकि वो अपनी मम्मी के सामने एक गुड बॉय बनना चाहता था।
अगर वो ज्यादा बोल गया तो क्या होगा अगर उसकी मम्मी को उसका ऐसे बिहेव करना पसंद नहीं आया तो। नील और मानवी ने बस स्माइल किया और उसके सिर को सहला दिया। वो वहां से फ्लैट के लिए निकल गए। तभी राका अंदर आया। प्रखर ने कियान को एक हाथ से उठा लिया, जैसे वो कोई खिलौना हो। कियान इस वक्त उसके हाथ में लटका हुआ था और छटपटा रहा था। छोड़ो डैड, एंड मुझे मम्मी से क्यों दूर उठाया। प्रखर ने उसे राका पर गेंद की तरह फेंक दिया। राका ने आराम से कियान को पकड़ लिया। कियान राका की गोद में अपने डैड को घूर घूर कर गुस्से से देखने लगा, फिर अपना हाथ पैर मारने लगा। नियति खड़ी हो गई और बोली, ये आप क्या कर रही हो जान, आपने कियान को इस तरह से क्यों उठाकर फेंका, अगर उसे लग जाता तो। इतना कहकर वो जैसे ही आगे बढ़ने वाली थी, प्रखर ने उसे रोक दिया और बोला, बनी उसे घर जाने दो, उसे अब यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, वो घर जाकर मेडिसिन लेकर रेस्ट कर, यही अच्छा है। वही कियान गुस्से से फुफकारते हुए छटपटाने लगा, नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे मम्मी के पास रहना है। वो राका से छूटने की कोशिश कर रहा था। प्रखर उसे देख आंखें छोटी करके बोला, बहुत टाइम रह गए, तुम अब जाओ यहाँ से। कियान इस एक और भी गुस्से में आ चुका था। वो पावरफुल था पर छोटा था, सिर्फ 3 साल का, और राका बहुत स्ट्रोंग था क्योंकि उसने कई बार प्रखर से ट्रेनिंग लिया था पहले। वो राका से छूट नहीं पा रहा था, इसलिए अपनी मम्मी को मायूसी से एक्टिंग करते हुए देखने लगा। वो चाहता था उसकी मम्मी उसे रोक ले। वो अपनी मम्मी को छोड़कर नहीं जाना चाहता, इसलिए इतना एक्टिंग कर रहा था ताकि उसे मायूस देखकर उसकी मम्मी उसे जाने ना दे। नियति ने प्रखर को देखा और बोली, क्यों ना हम कियान बच्चे को यहीं रहने दे, जब आप शाम को जाएंगे तब वो आपके साथ चला जाएगा। प्रखर ने जब देखा ये नालायक उसकी बनी को ब्लैकमेल कर रहा है, तो उसने गुस्से में घूर कर कियान को देखा और बोला, बनी तुम इसके झूठ मासूमियत के झांसे में मत आओ। ये लड़का बस यहाँ रहकर हम दोनों को डिस्टर्ब करना चाहता है। ये नहीं सोचता है कि उसके मम्मी और डैड की आज ही शादी हुई है, तो उन्हें थोड़ा प्राइवेसी दे दे ताकि वो उसके लिए एक छोटा भाई या बहन लाने की प्रोसेस कर सके। उसकी बात सुनकर नियति की गाल शर्म से लाल हो गए। क्या उसके जान को थोड़ा भी शर्म नहीं है? यहाँ उनके बच्चे के साथ साथ राका भी है। उसने शर्म से घूर कर प्रखर को देखा, पर प्रखर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वही राका को तो अजीब लग रहा था, उसके बॉस सच में लेडी बॉस के आने के बाद एक्स्ट्रा रोमांटिक हो चुके थे, कहने से पहले सोचते भी नहीं थे कि सामने कोई है। वहीं अपने डैड की बात सुनकर कियान की आंखों में चमक आ गई। वो तो यही चाहता था, वो एक बड़ा भाई बनना चाहता था जो अपने छोटे भाई या बहन को प्रोटेक्ट कर सके, पर उसके पास तो कोई छोटे भाई बहन ही नहीं थे। अब जब उसके डैड और मम्मी की शादी हो चुकी है तो उसके भी छोटे छोटे 2-4 भाई बहन होंगे जो उसे बड़े भाई कहकर उसके पीछे भागेंगे। और जैसे उसकी प्राची हुआ, उसके डैड और दोनों चाचू के हाथ में राखी बांधती है। उसकी बहन भी ठीक है, वैसे ही उसके हाथ में भी राखी बंधेगी। वो उसे बहुत सारा गिफ्ट देगा जो भी उसकी बहन को चाहिए होगा। वो सबसे अच्छा और पावरफुल बड़ा भाई बनेगा, वो हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करके रखेगा। कितना मजा आएगा, वो अपनी बहन को घुमाने ले जाएगा, उसे बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह रखेगी और प्रिंसेस ट्रीटमेंट देगा। और अगर छोटा भाई हुआ तो वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, पर उसे कोई प्रिंस ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, उसे वो पावरफुल और स्ट्रांग बना देगा ताकि वो मम्मी, डैड और उसकी तरह पावरफुल बने बड़ा होकर। कियान अभी से ही अपने छोटे भाई बहन के बारे में सोचने लगा था कि वो उनके साथ क्या क्या करेगा। वो चाहे कितना भी स्ट्रांग और पावरफुल क्यों ना हो, पर था तो 3 साल छोटा बच्चा ही। वो भी बड़ा भाई बनने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, इसलिए वो झूठी हंसी हंसते हुए बोला, अरे डैड मुझे याद आया, मुझे तो घर जाना था। दादी माँ ने कहा था कि मैं जल्दी घर आ जाऊं और उन्हें बताऊं और वीडियो दिखाऊंगी शादी कैसे हुई। और मुझे भी घर पर कुछ काम है, मैं तो जा रहा हूं, आप और मम्मी से मैं बाद में मिलूंगा। फिर उसने घूर कर अपने डैड को देखा और बोला, भले ही मैं जा रहा हूं, पर याद रखना मेरी मम्मी सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करती है, इसलिए मेरी मम्मी की ज्यादा क्लोज मत जाना और उन्हें परेशान मत करना डैड, वरना अगली बार मैं आपसे इस तरह से बात करूंगा। इतना कहकर उसने अपनी छोटी छोटी मुट्ठी का पंच बनाकर दिखा दिया। जैसे अगर उसके डैड ने उसकी मम्मी को ज्यादा परेशान किया तो अगली बार वो उनसे बात नहीं करेगा बल्कि फाइट करेगा। नियति थोड़ी हैरान थी कि अभी तो उसका बेटा कह रहा था उसे यहीं पर मम्मी के पास रहना है, फिर ऐसा क्या हुआ जो कियान यहाँ से घर जाने के लिए मांग गया, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसे क्या पता था कि कियान इसलिए एक साइड है क्योंकि उसके डैड ने कहा कि वो छोटे भाई या बहन लाने की प्रोसेस करने वाले हैं।
प्रखर की होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। उसे अच्छी तरह से पता था कि क्या कहने से ये पिद्दी अपने आप यहाँ से चला जाएगा। और जैसा उसने सोचा था वही हुआ। जैसे ही उसके इस पिद्दी बेटे ने सुना कि उसके छोटे भाई बहन आ सकते हैं तो वो जाने के लिए मान गया। प्रखर उसके मुट्ठी को जो उसके चेहरे के पास था अपनी उंगली से दूर करते हुए बोला, अगर मैं तुम्हारी मम्मी के करीब नहीं आऊंगा तो फिर तुम्हारे छोटे भाई बहन कैसे आएंगे? पिद्दी बेवकूफ बेटा, अब घर जाओ जल्दी, तुम्हारा एक छोटा भाई या बहन जरूर आ जाएगा। कियान ने मुंह बना लिया और बोला, ठीक है, मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आप मेरे लिए छोटे भाई बहन लाने वाले हो, वरना मैं अपनी मम्मी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। अब जाकर नियति को समझ में आया कि उसका बेटा जो थोड़ी देर पहले यहाँ उसके साथ रहने के लिए जिद कर रहा था इतनी जल्दी यहाँ से जाने के लिए क्यों मान गया। राका और कुछ बोले बिना कियान को लेकर बाहर चला गया। अब वो और अपने बॉस और उनके छोटे से बेटे की बेशर्मी से भरी बातों को सुन नहीं सकता था। उनके जाने के बाद प्रखर ने जल्दी से जाकर केबिन के डोर को लॉक कर दिया और नियति के पास आ गया। नियति थोड़ी नाराजगी से बोली, आप राका भाई के सामने ये किस तरह से बेशर्मी भरी बात कर रहे थे, और आपने हमारे बेटे को भी पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। प्रखर ने उसे खींचकर बाहों में भर लिया और मासूम चेहरा बनाकर बोला, मैंने ऐसा क्या कर दिया बनी, मैं तो बहुत ज्यादा शरीफ हूँ, मैं बस सच बता रहा था। हमें अपने बच्चों को दुनिया में लाने के लिए प्रोसेस तो करना ही चाहिए ना, ये तो सबको पता होता है ना, तो मैंने कौन सी बेशर्मी की, मैं तो बस सच ही बता रहा था। क्या सच बताना भी अब बेशर्म बनने में गिना जाता है बनी? वैसे कियान को तो अपने लिए एक छोटा भाई या बहन चाहिए, तो मैं सोच रहा था क्यों ना हम अभी से प्रोसेस स्टार्ट कर दे। इतना कहकर उसने जल्दी से नियति को गोद में उठा लिया और अपने पर्सनल सीक्रेट रूम की तरफ बढ़ गया। नियति कुछ कहती उससे पहले ही प्रखर उसे अपने रूम में ले आया था। नियति पहले भी एक बार इस रूम में आ चुकी थी। अंदर बस उसके और प्रखर की कुछ फोटो और पेंटिंग थी और एक कियान, प्रखर और उसकी फोटो थी। बाकी कुछ एंटीक चीजें थी। प्रखर ने उसे बेड पर आराम से लेटा दिया, जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो जिसे जोर लगाने से टूट जाएगी। प्रखर भी उसके ऊपर आ गया। नियति ने उसकी चेस्ट पर हाथ रख दिया और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं जान, ये आपका ऑफिस है तो क्या हुआ, मैं अपनी बनी के साथ जहाँ चाहे जब चाहे रह सकता हूँ, और ये तो रूम है ना। इतना कहकर उसने नियति की होंठों पर अपने होंठ रख दिया और उसे पैशन के साथ किस करने लगा। उसने नियति की दोनों हाथ को पकड़ लिया जो उसके चेस्ट पर था। उसने उसकी दोनों हाथ को बिस्तर पर दबा दिया। 15 मिनट के लॉन्ग किस के बाद जब नियति को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो प्रखर ने उसकी होठों को छोड़ दिया और उसकी चेहरे को देखने लगा जो थोड़ा रेड हो गया था। वो इस वक्त गहरी गहरी सांस ले रही थी जिस वजह से उसकी सॉफ्ट सीना प्रखर के हार्ड चेस्ट से टकरा रहे थे। प्रखर को अपने अंदर हमेशा की तरह एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। वो अपने एक हाथ को नियति की कमर पर रखकर उसकी कमर को प्यार से सहलाने लगा, जिस वजह से नियति की मुंह से मदहोश से भरी सिसकी निकल गई और उसकी सिसकी सुनकर प्रखर को अपनी बॉडी गर्म होता हुआ महसूस हो रहा था। वो नीचे झुका और नियति की पूरे चेहरे पर किस की बारिश करने लगा। नियति की एक हाथ प्रखर के बालों में चलने लगे, दूसरे हाथ को अभी भी प्रखर ने अपने एक हाथ से जकड़ रखा था। धीरे धीरे प्रखर उसकी गर्दन पर किस और बाइट करने लगा और बाइट मार्क को बीच बीच में सक भी कर रहा था। नियति की सिसकियां उसे पागल कर रही थी। नियति की रेड साड़ी से झांकती हुई कमर पर वो अपने हाथ से सहलाते हुए अपनी हाथ की मूवमेंट को फास्ट कर रहा था। उसने जल्दी से नियति की साड़ी को उसकी सीने से हटा दिया और उसकी क्लीवेज और कोलाबोन पर किस और बाइट करने लगा। नियति की सॉफ्ट स्किन को मुंह में उसे सक करने में उसे और भी अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद उसने उसकी ब्लाउज और इनरवियर को भी निकाल दिया और उसकी सॉफ्ट उभार पर टूट पड़ा। वो उसकी एक उभार पर सक और बाइट कर रहा था तो दूसरे को अपने हाथ से सहलाते हुए प्रेस कर रहा था, जिस वजह से नियति ना चाहते हुए भी अपनी सिसकियों को रोक नहीं पा रही थी। आधे घंटे बाद प्रखर ने नियति और खुद के सारे कपड़े रिमूव कर दिया था और भी ज्यादा वाइल्ड हो गया था। वो जानता था उसकी बनी इस वक्त उसे झेल नहीं सकती, वो उससे बहुत छोटी है। फिर भी वो खुद की डिजायर को आज कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो इस वक्त नियति को कमर पर किस कर रहा था। प्रखर ने कुछ देर बाद खुद को कंट्रोल करने की कोशिश में उसके ऊपर से हटकर साइड में लेट गया और नियति को अपनी बाहों में भर लिया। नियति ने जब देखा उसके जान किस तरह से खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी होंठों पर स्माइल आ गई
उसे पता था प्रखर उसे हर्ट नहीं करना चाहता है, इसलिए हर बार वो खुद को रोक लेते हैं। उसने प्रखर की होंठों पर अपने होंठ रख दिया और किस करने लगा। प्रखर की आंखें शक से बड़ी हो गई थी। उसकी बनी पिछली बार की तरह खुद सटेप ले रही थी। प्रखर ने भी आंखें बंद कर दिया और अपनी बनी को डोमिनेट करने दिया। कुछ देर बाद नियति ने प्रखर की लिप्स को छोड़ा और उसकी गर्दन पर किस और बाइट करने लगा। धीरे धीरे वो नीचे आकर उसके चेस्ट पर किस और बाइट करने लगा। नियति की सॉफ्ट होंठों की छुअन अपनी बॉडी पर महसूस करके प्रखर की मुंह से धीमी आहें निकल रही थी। नियति की छोटे छोटे दांतों से बाइट करना उसे दर्द नहीं बल्कि सुकून दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बनी उसे गुदगुदी करने की कोशिश कर रही है। नियति उसके एब्स को सहलाते हुए उस पर किस और बाइट करने लगी। वो दोनों पूरी तरह से इस वक्त अपने प्यार की दुनिया में खो चुके थे। प्रखर ने आंखें खोलकर अपनी बनी को देखा और बोला, हेल्प मी बनी, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। नियति ने उसे देखा, उसे पिछली बार की बात याद आ गई। उसने अपनी हाथ को देखा और डर गई। पिछली बार उसकी हाथ 2 घंटे तक दर्द कर रहा था। आपने हब्बी को सेटिस्फैक्शन देते हुए उसकी हाथ जितना दर्द कर रहा था, इतना दर्द तो उसे कभी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस और फाइट करने पर भी नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ प्राची इस वक्त रायजादा विला पहुंच गई थी और हॉल में सबके पास बैठी हुई थी और आपने फैमिली वालों को वो इस वक्त आपने फोन पर बनाए वीडियो दिखा रही थी। उन दोनों की कोर्ट मैरिज पेपर साइन करने की और फूल फेंकने तक की पूरा वीडियो था इसमें। अब तो वो सब इसे 3 बार देख चुके थे और इतने खुश थे कि अंकिता जी और सुप्रिया जी तो नाचना चाहती थी। दादाजी और दादी माँ भी उन दोनों की शादी देखकर इस वक्त बहुत ज्यादा खुश थे। दादी माँ बोली, चलो मेरे नालायक पोते ने जिंदगी में कम से कम एक तो अच्छा काम किया, हमारी बात मानकर हमारी प्यारी पता बहू से शादी कर लिया। दादी माँ, आप ये बात 4 बार कह चुकी हैं। प्राची बोली, तो क्या हुआ, मैं तो 100 बार कहूंगी, क्योंकि सच में मेरे पति ने इस बार एक बहुत अच्छा काम किया है, सबसे अच्छा काम। मुझे तो डर था कि कहीं ये नालायक लड़का हमारे पोता बहू को नाराज ना कर दे और नियति बच्ची सच में इससे सगाई ना तोड़ दे। उसने हमारी प्यारी सी बच्ची को कितना ज्यादा नाराज कर दिया था। पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन बाद ही वो दोनों शादी करने का डिसाइड करेंगे। मुझे तो लगा था उनके झगड़े के बाद नियति शादी के बारे में सोने के लिए कम से कम 2 महीने वक्त लेगी। ये मेरा पोता, उसने ऐसा क्या समझाया जो हमारी इतनी इंटेलिजेंट और टैलेंटेड होता बहू ने शादी के लिए तुरंत हाँ कर दिया। क्या पता एक दिन पहले ही उनके बीच झगड़ा हुआ था और आज उन्होंने शादी कर लिया। प्राची बोली। फिर अपना फोन उनके हाथ से लेकर बोली, मेरी फोन दीजिए, मैं आपको भाभी के बारे में एक सीक्रेट बताऊंगी। उसकी बात सुनकर सब एक्साइटेड हो गए। वो भी जानना चाहते थे कि प्राची को उनकी पोता बहू के बारे में ऐसा कौन सा सीक्रेट पता चल गया है। वो अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी पता बहू की हर एक सीक्रेट धमाकेदार होती है। तो ये सीक्रेट उन्हें कौन सा आश्चर्य देने वाला है, वो सब इसका इंतजार कर रहे थे। प्राची को पता था कि उसकी छोटी भाई की एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडेंटिटी के बारे में सुनकर उसके घर वाले जरूर हैरान हो जाएंगे या फिर यूं कहें कि सदमे में चले जाएंगे। वैसे तो उन सबको आदत हो गई थी अपनी प्यारी सी बहू के बारे में, उसकी नई नई अचीवमेंट और उसकी पावरफुल आइडेंटिटी के बारे में जानने की। इसलिए वो अब ज्यादा हैरान नहीं होते थे, क्योंकि उनके हिसाब से उनकी बहुत सबसे ज्यादा टैलेंटेड और प्यारी थी। उन्हें कोई हैरानी नहीं होगी अगर उनकी बहू की कोई और बड़ी आइडेंटिटी सामने आ जाए। प्राची जो सस्पेंस क्रिएट कर रही थी और सस्पेंस को आगे ना बढ़ाते हुए बोली, आज मुझे भाभी की एक और आइडेंटिटी के बारे में पता चला। और आपको पता है वो भी एक आइडेंटिटी है जिसे हर कोई अपने तरफ खींचना चाहता है। क्या आपको सैफ निराली के बारे में पता है, जिन्होंने इंटरनेशनल सैफ कंपटीशन में 2 साल पहले हलचल मचा रखा था और उसके बाद उसके लिए बड़े बड़े रॉयल फैमिली से इनविटेशन आता था कि वो बस जाकर उनकी पर्सनल सैफ को कुछ गाइडेंस दे दे। इसके बदले वो उन्हें करोड़ों रुपए दे सकते थे और प्रॉपर्टी भी जितना वो चाहे दे सकते थे। और ये भी अफवाह थी कि पिछली बार भी उन्हें सैफ कंपटीशन में एक जज के तौर पर बुलाया गया था। उसकी बात सुनकर सबकी आंखों में चमक आ गई और सुमित्रा दादी माँ एक्साइटेड होकर बोली, तो क्या हुआ, वो टॉप सैफ निराली कोई और नहीं, हमारी बहू नियति है। प्राची कुछ कहती उससे पहले ही आवाज आई, ऑफकोर्स मेरी मम्मी दुनिया के सबसे बेस्ट सेफ हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मेरी मम्मी नहीं कर सकती है। क्या आपको इतनी सी बात नहीं पता है बड़ी दादी माँ? सबने सामने देखा तो कियान अंदर आ रहा था। राका उसे अंदर छोड़कर ही चला गया था।
क्योंकि कियान ने आते आते रास्ते में ही उसे परेशान करके रख दिया था। कियान जाकर सबके सामने सोफे पर किसी किंग की तरह बैठ गया। जब बात उसकी मम्मी की हो रही हो तो वह कैसे पीछे हट सकता था घमंड दिखाने से। उसकी मम्मी इतनी ज्यादा टैलेंटेड, आउटस्टैंडिंग और पावरफुल थी, इस बारे में सबको पता होना ही चाहिए। ये तो बहुत प्राउड को बात है। वहीं घर वाले सच में इस वक्त अपनी पोता बहू पर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे। उनकी बहू हर एक फील्ड में टॉप पर है। इतनी अच्छी और टैलेंटेड बहू किसी और की हो ही नहीं सकती है। उनकी फैमिली पर जरूर महादेव जी का आशीर्वाद है जो उन्हें इतनी अच्छी और टैलेंटेड बहू मिल गई है। कियान ने उन सबको देखा जो हैरान और खुश लग रहे थे, इसलिए वो अपनी घमंड दिखाते हुए बोला, और मेरी मम्मी ने कहा है कि वो अगली बार मेरे लिए मेरी सभी फेवरेट डिशेज बनाएगी। मेरी मम्मी तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। इतना कहकर उसने तिरछी नजरों से उन सबको देखा। वो देखना चाहता था कि घरवाले कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या उन्हें उससे जलन होगी। डे से उसे जलन हो रहा था जब उसके डैड ने कहा था कि उसकी मम्मी ने उनके लिए खाना बनाया था। कियान की बात सुनकर सबको थोड़ी सी जलन तो हो रही थी। कियान छोटा बच्चा था और उनका पोता भी, इसलिए नियति अगर पहले कियान के लिए उसकी फेवरेट डिशेज बनती है तो कोई बात नहीं, उसके लिए वो कभी ना कभी तो उनकी फेवरेट कुछ डिशेज बना ही देगी ना। आखिरकार वह उनकी प्यारी बहू थी, उन्हें पता था कि उनकी बहू कभी भेदभाव नहीं करेगी। अंकित जी बोली, हमें पता है हमारी बहू तो है ही टैलेंटेड, उसके पास टैलेंट कूट कूट कर भरा है, ऐसा लगता है जैसे कोई खजाना का पिटारा हो। अब तो जब भी वो अपनी बहू की कोई आइडेंटिटी के बारे में सुनते थे तो उन्हें यही लगता था कि जरूर ये आइडेंटिटी भी बहुत बड़ी अचीवमेंट से बनी होगी। अब उन्होंने अपनी बहू को लेकर एक्सपेक्टेशन इतनी हाई कर दिया था कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी बहू की कोई छोटी मोटी आइडेंटिटी भी होगी। हाँ, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए खाना बनाने वाली है। तुम्हारी मम्मी के हाथ का खाना खाने के लिए तो रॉयल फैमिलीज करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है, सुप्रिया जी बोली। तो कियान बोला, हाँ वही तो, मैं उनका प्यारा बेटा हूँ, इसलिए वो मेरे लिए खाना बनाने वाली है। पर तुम्हारे डैड के लिए तो मम्मी ने पहले खाना बनाया, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मम्मी तुमसे ही सबसे ज्यादा प्यार करती है। हो सकता है भाभी भाई से सबसे ज्यादा प्यार करते हो। प्राची उसे चिढ़ाने के लिए बोली, क्योंकि वो समझ गई थी कि कियान बस सबको चिढ़ाने के लिए ये सब कह रहा है। वहीं अपनी बुआ की बात सुनकर कियान ने मुंह बना लिया और बोला, तो क्या हुआ, मम्मी ने मुझे बताया था कि डैड भूखे थे, उन्होंने मम्मी को मनाने के लिए दिन भर कुछ नहीं खाया था, इसलिए मम्मी को डैड के लिए दया दिखाकर खाना बनाना ही पड़ा। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि मम्मी सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करती है। इतना कहकर वो जल्दी से उठा, उसकी बुआ कुछ और कहे इससे पहले वो यहाँ से चला जाना चाहता था। वो बिना भाव के बोला, मुझे प्राइवेसी चाहिए, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से जल्दी से अपने रूम की तरफ चला गया। उसके जाते ही सब हंसने लगे। सुमित्रा जी बोली, हमारा पोता जो सिर्फ 3 साल का है, उसे भी प्राइवेसी चाहिए। बाकी सब भी समझ गए थे कि वो क्यों इतनी हड़बड़ी में चला गया। दादाजी बोले, जो भी कहें, हमें हमारी पोता बहू के रूप में एक हीरा मिली है, एक ऐसा हीरा जो किसी और के पास कभी नहीं हो सकती है। आपने सही कहा पापा, हमारी बहू सच में एक हीरा है, एक तरसा हुआ हीरा। मैंने हमारी बहू जितनी प्यारी और टैलेंटेड लड़की पहले कभी नहीं देखा है। अजीत जी भी बोले। वो तो इस वक्त अपनी बहू की तारीफ करते हुए नहीं रख रहे थे। उनका तो मन कर रहा था कि पूरी दुनिया में इसी वक्त चीख चीख कर बताएं कि हमारी पोता बहू सबसे अच्छी है। जो भी हो, अब मुझे ज्यादा डर नहीं है, वरना मुझे तो हमेशा डर लग रहता था कि कहीं इस बेवकूफ नालायक पोते की वजह से हम अपनी पोता बहू को खो ना दे। ये जिस तरह से हमारी फोटो बहू को गुस्सा दिला रहा है, मुझे डाउट था, दादी माँ बोली। तो अंकिता जी बोली, आपने ठीक कहा है माँ, जब वो लड़का आज रात को घर आएगा तो हम सब उससे बात करेंगे। उसे हमारी प्यारी सी बहू को कभी परेशान नहीं करना है। उसे हमारी बहू की और भी ज्यादा ख्याल रखना होगा और उसे और भी अच्छी तरह से प्यार से ट्रीट करना होगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा है बहू, आज हम उससे बात करेंगे ताकि वो हमारी पोता बहू को और प्यार से ट्रीट करे, कभी उसे गुस्सा ना दिलाए, सुमित्रा जी भी बोली। वहीं दूसरी तरफ जय, आकाश, आदित्य, स्वाभिमान, अगम, अरहान और अरमान इस वक्त ट्रैक पर थे। इस वक्त सब खुशी से प्रैक्टिस करने में लगे हुए थे। अरमान और अरहान पहले भी यहाँ कई बार नियति के साथ आ चुके थे, इसलिए उन्हें ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं हो रही थी। वो नियति के साथ भी कई बार रेस में जा चुके थे, उसकी पैसेंजर सीट में बैठकर।
इसलिए वो यहाँ आज नहीं आ रहे थे, पर जब उन्होंने देखा सब जा रहे हैं तो उनका भी कॉलेज जाने का मन नहीं हुआ, घर भी नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उनके साथ आ गए। कुछ देर बाद सब लॉन्च में आ गए और रेसिंग सूट को चेंज कर लिया। स्वाभिमान खुशी से बोला, वाह भाभी के पास कितनी सारी सुपर कार की कलेक्शन है, सभी स्पोर्ट्स कार वेल मॉडिफाइड है। यार मैं आज पहली बार एक साथ इतनी सारी स्पोर्ट्स कार देख रहा हूँ। तभी वहां पर चिराग आया जो एसोसिएशन में किसी काम में आया था। चिराग को देखकर सबने उसकी तरफ हैंड वेव किया। सब पिछली बार रस के टाइम फ्रांस में उससे मिल चुके थे। चिराग भी उन्हें देखकर उनके पास चला गया। पहले से भी सब चिराग को जानते थे क्योंकि वह नेशनल चैंपियन रह चुका था और हर बार इंटरनेशनल रेस में वो थर्ड या फोर्थ पोजीशन में तो आ ही जाता था, और इस बार तो वो सेकंड पोजीशन में भी लगभग आने ही वाला था। अगर आहिर ना होता तो वो जरूर सेकंड पोजीशन में आ जाता। लिटिल सिस्टर तो कह रही थी कि आज तो यहाँ कोई रेस नहीं है, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो चिराग भाई, जय ने पूछा। तो चिराग बोला, वो तो एक रेसिंग टीम को यहाँ पर रजिस्टर करने आया था जो नया नया बना है। वो लोग इलीगल रेस कर रहे थे, कॉलेज के बच्चे हैं, नहीं पता था कि क्या करना चाहिए, इसलिए वहां चले गए पैसा कमाने। बाद में परेशान होकर मेरे पास आए जब पुलिस ने वार्निंग दी, इसलिए यहाँ उनके कुछ मेंबर्स को रजिस्टर कर दूंगा ताकि वो हमारी टीम में शामिल हो जाए। उनके अंदर पोटेंशियल है, अगर उन्हें ट्रेनिंग दिया जाए तो वो अच्छा कर सकते हैं, शायद नेशनल चैंपियन भी बन सकते हैं। मेरी बॉस ने भी तो पहले मुझे ऐसे ही एक इलीगल रेसिंग ट्रैक से उठाया था। मैं भी कॉलेज में था और तब मुझे भी पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं रेसिंग करने चला गया था और मैं उसी दिन अरेस्ट भी होने वाला था। मुझे नहीं पता था कि इलीगल रेसिंग भी ऐसे खुलेआम होती है। उस दिन मुझे बॉस ने बचा लिया था और आपने एसोसिएशन में शामिल कर लिया था। अब मैं भी उनकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ जिन्हें ज़रूरत है, जैसे मेरी बॉस ने मेरी हेल्प की थी। ये एसोसिएशन सिर्फ हमारे लिए एक रेस ट्रैक और बेट का जरिया नहीं, बल्कि ये तो हम सभी रेसर्स के लिए एक घर जैसा है। हमारे पास पहले कुछ नहीं था, यहाँ इस एसोसिएशन में शामिल हर एक मेंबर्स के पास आज अपना अलग अलग बिजनेस है और पैसों की कमी नहीं है, और ये सिर्फ बॉस के लिए ही है, वरना हम सबके पास पैसा नहीं होता खाने के लिए भी, और हमारे बिजनेस में भी इन्वेस्ट हमारी बॉस ने ही किया है। और यहाँ हर महीने रेस और बेट में जो आमिर फैमिलीज के लोग पैसा उड़ाते हैं, वो सभी पैसा या तो एसोसिएशन की गरीब मेंबर की हेल्प के लिए दिया जाता है और आधा पैसा बोस अनाथ आश्रम में बच्चों के लिए इस्तेमाल होता। उसकी बात सुनकर अरहान और अरमान को छोड़कर बाकी सभी थोड़ा भावुक और हैरान थे। अरहान और अरमान को तो इस बारे में पहले से ही पता था, पर बाकी किसी को भी इस बारे में पहले से पता नहीं था कि नियति सबकी इतनी हेल्प करती है। उन्होंने पहले सुन तो था कि उनकी प्यारी सी प्रिंसेस, प्यारी सी भाभी की कई सारी अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम हैं जो वो अपने पैसों से ही चलाती है। उनकी बिजनेस की हर प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में दिया जाता था, वरना नियति की बिजनेस का फील्ड में फैला हुआ था। अगर सारा पैसा उनके बिजनेस की ग्रोथ में ही लगाया जाता तो वह भी दुनिया की टॉप में खड़ी होती, बिल्कुल प्रखर के बराबर। पर नियति ने अपने पैसे को सिर्फ अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में ही नहीं बल्कि अपनी रिसर्च में भी लगाया था, जिस वजह से उसकी बिजनेस दुनिया की टॉप 5 बिजनेस में ही रहता था। उसका कोई एक बिजनेस नहीं था, अगर उसकी सारी बिजनेस को मिलाया जाए तो वो टॉप पर होती प्रखर के साथ। उसने हर एक फील्ड में हाथ आजमाया था, चाहे टेक्नोलॉजी हो या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, म्यूजिक इंडस्ट्री हो या फिर कंस्ट्रक्शन और इन्वेस्टमेंट। हर जगह नियति की बड़ी बड़ी कंपनी थी जो दुनिया की टॉप 5 में रहती थी। पर अगर सभी बिजनेस की टर्नओवर को मिला दिया जाए तो वो टॉप में होती, शायद रायजादा कॉरपोरेशन से भी बहुत आगे होती। इस वक्त उन सबको अपनी बहन और भाभी पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। स्वाभिमान गहरी सांस लेकर बोला, भाभी ने बहुत सारे लोगों की मदद की है, भाभी सच में एक लीजेंड है। मैं तो हमेशा से उनका फैन था और आज और भी बड़ा फैन बन गया हूँ। अब मेरे दिल में मेरी छोटी सी भाभी की जगह कोई नहीं ले सकता। अगम भी बोला, हाँ सच कहा, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग और टैलेंटेड है और उनकी पर्सनैलिटी और नेचर भी बहुत अच्छी है। प्रखर भाई को एक हीरा मिल गया। वैसे हम तो भाभी से पहले ही मिले थे, मैंने तो उन्हें क्रश बना लिया था, पर प्रखर भाई ने बाजी मार ली। उसकी बात सुनकर नियति की पांचों भाइयों ने उसे घूर कर देखा और एक साथ बोले, तुम हमारी बहन की लायक नहीं हो। उन सबको इतना हाइपर होते देखकर अगम बोला,
अरे रिलैक्स में तो ऐसे ही कह रहा था, वैसे भी अभी वो हमारी छोटी सी भाभी है और प्रखर भाई की बीवी। अगर हमने उनकी तरफ आंख भी उठाकर देखने की कोशिश की तो प्रखर भाई हमारी आंख नोच लेंगे। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आपने भाई की वाइफ को क्रश कह सके। उसकी बात सुनकर पांचों भाइयों ने सिर हिला दिया। यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तभी चिराग बोला, ठीक है तुम सब बात करो, मैं रजिस्ट्रेशन करके आता हूँ। अगर किसी को ट्रैक पर जाना है तो हमारे रेसर टीम की किसी मेंबर से कह देना, वो साथ रहेंगे। जय सिर हिलाकर बोला, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम कुछ ही देर पहले ट्रैक पर प्रैक्टिस करके आए थे, अब हम वापस जा रहे हैं। ओहो तो फिर ठीक है, अगर वक्त मिले तो 2 हफ्ते बाद आना। हमारा एसोसिएशन एक और रेस ऑर्गेनाइजर कर रहा है और उसमें हमारे टीम के कुछ नए मेंबर भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आप सब यहाँ आकर रेस देख सकते हैं। सबने सिर हिला दिया और हाँ बोल दिया। अगर टाइम मिला तो वो जरूर यहाँ फिर से रेस्ट एंजॉय करने के लिए आने वाले थे, क्योंकि उन सबको तो यहाँ पर बहुत मजा आ रहा था। यहाँ ट्रैक पर स्पोर्ट्स कार से ड्राइव करके ऐसा लग रहा था जैसे वो भी एक रेसर बन चुके हो। वो सब वहाँ से बाहर चले गए और अपने कार में घर के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ प्रखर और नियति इस वक्त एक दूसरे की बाहों में सुकून से सोए हुए थे। नियति नींद की आगोश में चली गई थी, पर प्रखर की आंखों में कोई नींद नहीं था। वैसे भी उसे तो रात में भी नींद नहीं आती थी, दिन में नींद आना तो दूर की बात थी। नियति थोड़ी थक गई थी, इसलिए वो उसकी बाहों में सो गई थी। वैसे तो उसे भी सोने की आदत नहीं थी, रात को भी वो कभी कभी काम की वजह से जागती रहती थी, फिर भी उसे नींद नहीं आती थी। पर प्रखर की बाहों में आते हैं पता नहीं उसे क्यों एक सुकून सा मिल जाता था और वो ना चाहते हुए भी सो जाती थी। प्रखर उसे प्यार से देखते हुए कभी उसकी बालों को सहला रहा था तो कभी उसकी गाल को सहला रहा था तो कभी होंठों को अपनी उंगलियों से छू रहा था। किसकी वजह से नियति की नेचुरल रेड होंठ और भी रेड हो गए थे और इस वक्त बिल्कुल किसी चेरी की तरह लग रहे थे। प्रखर को तो फिर से उसे किस करने का मन कर रहा था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसने बेड साइड टेबल से अपना फोन उठाया और मैसेज देखा तो ये नील का मैसेज था, जो उसे निशी के बारे में पूछ रहा था कि वो कहाँ है, ताकि वो निशी को यहाँ से जर्मनी वापस भेज सके और वो मेक श्योर करेगा कि निशी वापस यहाँ उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए ना आए। प्रखर की आंखों में उसकी मैसेज देखकर गुस्सा उतर आया। वो इतनी आसानी से निशी को अपनी हेल की कैद से आज़ाद नहीं कर सकता था। उसकी वजह से उसकी बनी ने लगभग गुस्से से उससे रिश्ता तोड़ लिया था। पहली बार उसकी बनी की आंखों में आंसू था, वो सिर्फ उस लड़की की वजह से। अभी तो उस लड़की का टॉर्चर पूरा नहीं हुआ था तो वो उस लड़की को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था। उसने कुछ मैसेज टाइप करके नील को भेज दिया। उसके होठों पर एक डेविल स्माइल थी। उसने नियति के सिर को धीरे से पिलो पर रखा और उसकी साइड में एक पिलो रख दिया और बेड से उतरकर क्लोजेट के पास जाकर कपड़े पहनने लगा। फिर बाहर आकर नियति की माथे पर किस करके बाहर चला गया। अभी उसका एक मीटिंग था, वो वहां से मीटिंग के लिए निकल गया और किसी को भी केबिन में इंटर करने से मना कर दिया। बाहर एक गार्ड था जिसने सिर झुका लिया, वो किसी को भी अंदर नहीं जाने देने वाला था। प्रखर मीटिंग रूम में चला गया, वहां ऑलरेडी सब मौजूद थे। उसके बैठते ही तन्मय उसके पास खड़ा हो गया। उसके हाथ में प्रोजेक्ट डिटेल्स की फाइल थी। इसे नियति ने ही आज दिया था, जो उसके 2 दिन पहले उसकी लैपटॉप से बनाकर डाटा को पेनड्राइव में कॉपी किया था और आज उसने प्रखर को वो सब दे दिया था। वो प्रोजेक्ट भी नियति ने ही खुद उसे गिफ्ट किया था, इसलिए उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा पता था। इसलिए उसने 1 घंटे में 2 प्रेजेंटेशन रेडी कर दिया था। प्रखर ने मीटिंग स्टार्ट किया, तन्मय ने प्रेजेंटेशन दिया और सब हैरान थे जो पहले की प्रोजेक्ट टीम से थे, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पर पहले प्रेजेंटेशन दिया था। वो सब उसी प्रोजेक्ट पर इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन देखकर हैरान थे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी काम की नहीं थे। सेम प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट एरिया में वो इतनी बड़ी गलत कैसे कर सकते थे, और इस प्रोजेक्ट में उसी डेवलपमेंट एरिया को बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया गया था। अगर ऐसा हुआ तो प्रॉफिट मार्जिन भी हाई रहने वाला था। वो सब इतनी अच्छी प्रोजेक्ट कभी नहीं बना सकते थे। सबको लग रहा था उसके बॉस ने खुद ही इस प्रोजेक्ट को बनाया है, इसलिए पहले भी उन्हें उनमें से किसी का भी प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आया था। प्रखर ने उन सबको देखा और बोला, आई होप कि अब आप सबको क्लियर हो गया होगा कि मैं किस तरह का प्रोजेक्ट चाहता हूँ। आप सब इस पर अच्छे से काम कीजिए। आप में से कुछ लोग वहां जाकर साइट विजिट कीजिए और कंस्ट्रक्शन टीम को भी अपने साथ ले जाइए और प्रिंट बनाइए। सबने ये इस बॉस कहा। तभी एक लड़की हिम्मत करके बोली, बॉस आई हैव अ क्वेश्चन।
प्रखर ने उस लड़की के कोल्ड आंखों से देखा तो वो लड़की बुरी तरह से डर गई। उनके बॉस की तो नज़र ही काफ़ी है किसी को भी डराने के लिए। प्रखर ने उसे बोलने का इशारा किया तो वो लड़की गहरी सांस लेकर खुद को स्टेबल करके पूछा, बॉस क्या ये प्रेजेंटेशन आपने बनाया है? प्रखर की होंठों की कोने मुड़ गए। उसे अपनी बनी की तारीफ करने का मौका जो मिल गया था, इसलिए आपने आवाज को नॉर्मल करते हुए बोला, नहीं ये मेरी होने वाली बीबी ने बनाया है। उसकी बात सुन मार सब दंग रह गए। क्या मतलब इस प्रोजेक्ट को बॉस ने नहीं बल्कि लेडी बॉस ने बनाया है? उन सबने भी बहुत बार अपनी होने वाली लेडी बॉस के बारे में सुना था। उन्हें नहीं पता था कि वो इतनी अच्छी तरह से प्रोजेक्ट डिटेल्स में प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। सबको हैरान देखकर प्रखर को सेटिस्फेक्शन मिल गया। वो वहां से तन्मय के साथ बहुत चला गया। जब वो केबिन में आया तो नियति यहाँ नहीं थी। वो अपने पर्सनल रूम में चला गया। उसे लगा उसकी बनी अभी तक नहीं उठी होगी, पर जैसे ही वो अंदर गया उसकी आंखें मानो निताई पर ठहर सी गई, क्योंकि नियति ने सिर्फ उसका वाइट शर्ट पहन रखा था जिसे उसने पहले नियति के साथ प्यार करते वक्त उतारकर साइड में फेंक दिया था, जिसमें से उसकी एक हाथ का स्लीव बाहर लटक रहा था और दूसरे हाथ में फोन लिए वो कुछ कर रही थी। वो एक साथ क्यूट और हॉट दोनों लग रही थी। प्रखर उसकी तरफ बढ़ गया। नियति ने उसकी तरफ देखा। उसकी गहरी ब्लू आंखें प्रखर पर टिक गई। प्रखर आकर बेड पर बैठ गया और झटके से उसे खींचकर अपने गोद में बैठा लिया और बोला, बनी तुम मेरे शर्ट में बहुत हॉट लग रही हो। क्यों ना अब से तुम जब भी मेरे पास रहो तो मेरे शर्ट पहनो, या फिर तुम चाहो तो बिना कपड़ों के भी रह सकती हो। नियति ने उसके सीने पर हल्के से मारा और झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, आप अब और भी बेशर्म होते जा रहे हैं मिस्टर रायजादा। सिर्फ तुम्हारे लिए मेरी जान। इतना कहकर प्रखर ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसकी होंठों पर होंठ रख के किस करने लगा। नियति ने भी उसकी गर्दन में बाहें डाल लिया और उसकी किस में उसका साथ देने लगी। 20 मिनट बाद जाकर प्रखर ने नियति को छोड़ा। नियति गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसने सुकून से अपना सिर प्रखर के सीने पर रख दिया। नियति ने फिर से अपनी साड़ी को पहन लिया जिसमें प्रखर उसे हेल्प कर रहा था। उसे हेल्प तो नहीं कह सकते हैं, पर वो जरूर उसकी साड़ी की प्लेट को और खराब कर रहा था, क्योंकि वो नीचे झुककर उसकी साड़ी की प्लेट को ठीक करने के बहाने उसकी पेट पर प्यार से किस कर रहा था। नियति ने इस बार प्रखर की हाथ को पकड़ लिया और बोली, अब आपको मेरी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इतना हेल्प कर दिया है, यही बहुत है मेरे लिए। प्रखर ने मासूमियत से उसे देखा और बोला, क्यों मैं अच्छी तरह से हेल्प कर रहा हूँ ना? हाँ वो तो दिख रहा है कि कैसे आप हेल्प करने के बहाने मेरी प्लेट्स को खराब कर रहे हो। जब मैंने सुबह इसे पहले पहना था तब इतना कम टाइम लगा और अब आप हेल्प कर रहे हैं, पर आधा घंटा हो चुका है, ठीक से ड्रेप नहीं हुआ। प्रखर ने मुंह बना लिया और बोला, मैं क्या करूँ, तुम मुझे किस करने पर मजबूर कर रही हो। इतना कहकर उसने उसकी दूध से गोरी पेट पर बाइट करके सक कर लिया और बोला, ये लास्ट था। वो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अब अपनी बनी को नाराज नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर बाद नियति और प्रखर रूम से बाहर आ गए। प्रखर का नियति को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी नियति को तो जाना ही था। प्रखर उसे लेकर बाहर आ गया। दोनों लिफ्ट से सीधा प्राइवेट पार्किंग एरिया में चले गए। प्रखर ने उसे हग किया और बोला, अभी मैंने बस तुम्हें टाइम दिया है बनी, बहुत जल्द तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए विला में आना होगा। मैं ज़्यादा दिन तक तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। ठीक है, अब आप मुझे जाने दीजिए, नियति प्रखर से दूर होकर बोली और कार में बैठ गई। जब उसकी कार बाहर चली गई प्रखर भी लिफ्ट में चला गया। 1 घंटे बाद नियति शेखावत विला पहुंच गई थी। वो सीधा वहां से अंदर चली गई। अंदर से उसे हंसने की और बातें करने की आवाज आ रही थी। जब वो अंदर गई तो उसने हॉल में सोफे पर कुछ लोगों को बैठे हुए देखा और शेखावत फैमिली के सभी मेंबर्स भी वहां बैठे हुए थे। जय, आकाश और आफित्य बैठकर कुछ खा रहे थे। उनका उन सब की बातों पर कोई ध्यान नहीं था। यहाँ सबने उन्हें रिक्वेस्ट करके बैठने को कहा था, वरना वो कब का यहाँ से चले जाते। नियति को देखकर तीनों भाइयों की आंखों में चमक आ गई। वो तीनों जल्दी से उठकर नियति के पास आ गए। जय ने उसे हक कर लिया और धीरे से बोला, तुम आ गई लिटिल सिस्टर, चलो रूम में चलते हैं। इन लोगों ने दिमाग को पूरी तरह से पका दिया है। तभी बाकी सब की नज़र भी नियति पर पड़ी। वहाँ कुछ अनजान लोग थे, वो भी नियति को देख रहे थे। क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि नियति कौन है, इसलिए वो थोड़े कंफ्यूज थे। टू बी कंटिन्यूड।